नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको धारा 482 से जुड़ी जानकारी देंगे। हम जानेंगे कि हाईकोर्ट से कैसे मामलों में राहत मिल सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति प्रदान की गई है और इस धारा के अधीन उच्च न्यायालय को एक विशेष शक्ति दी गई है। ये शक्ति दिए जाने का उद्देश्य न्यायालय की कार्यवाही को दुरुपयोग से बचाना है और न्याय के उद्देश्यों को बनाए रखना है। कोई भी संहिता अधिनियम अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि समय परिस्थितियों के हिसाब से सब कुछ बदलता रहता है। वक्त के साथ अगर कानून में कठिनाई सामने आए और न्याय बाधित हो तो हाईकोर्ट उसमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, जो सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उसे मिला है। ये तो थी बुनियादी जानकारी हाईकोर्ट की राहत देने वाली शक्तियों और धारा 482 से जुड़े तमाम पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विकास उपाध्याय जी। विकास, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार वक्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपका भी इस मामले से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आपको विषय की जानकारी एक बार फिर से दे देते हैं। हाईकोर्ट में कैसे पाएं केस से राहत और इससे जुड़ी तमाम जानकारी इस विषय से जुड़ी हुई अगर आप चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके हमारे कानूनी विशेषज्ञ से सहायता ले सकते हैं, राय मशवरा कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-6127-937, 0120-6127-938। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और विकास जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर सीआरपीसी की धारा 482 क्या कहती है और इसके क्या प्रावधान हैं? वक्ता जी, आपने जब शुरू में इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया तो बड़े ही अच्छे तरीके से आपने, वैसे मैं कहूँ तो 482 को बड़े अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया है जी। आपने जैसे बताया कि ये एक इनहेरेंट पावर होती है हाईकोर्ट की, जिसमें हाईकोर्ट जो सीआरपीसी में प्रोविजन है, जिसको उर्दू में बहुत से लोग जाब्ता फौजदारी बोलते हैं, हिंदी में जैसे आपने कहा दंड प्रक्रिया संहिता है जी। तो सीआरपीसी के प्रोविजंस के बियॉन्ड भी जाके हाईकोर्ट एट टाइम्स जस्टिस करने के लिए या कभी कभी कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए एक इनहेरेंट पावर दी गई है हाईकोर्ट में, जिसमें कोर्ट उसके तहत आदेश पारित कर सकता है। सिविल साइड में जब हम जाते हैं तो सिविल साइड में ऐसी ही आइडेंटिकल पावर 151 सीपीसी में दी, क्रिमिनल साइड में 482 सीआरपीसी में मिलती है और सुप्रीम कोर्ट के पास जैसे थोड़ा सा और ज्यादा पावर दे दी जाती है। 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है, सुप्रीम कोर्ट को कहता है कि न्याय करने के लिए वो कोई भी आदेश कर सकती है। यहाँ पे कोई भी आदेश करने की बात तो नहीं है, पर ये है कि एब्यूज ऑफ प्रोसेस रोकने के लिए कोर्ट आदेश कर सकती है। अब सामान्यतः हम लोग इसको क्वैशिंग के लिए ज्यादा समझते हैं। सामान्यतः एक आम आदमी से आप पूछेंगे या जो थोड़ा बहुत कानून जानता है उससे आप पूछेंगे कि 482, तो वो यही समझता है कि क्वैशिंग के लिए, कि एफआईआर की क्वैशिंग के लिए। बट ऐसा नहीं होता है। ये चूंकि इनहेरेंट पावर है इसलिए क्वैशिंग एक इसका निश्चित तौर पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला या राहत देने वाला इस्तेमाल होता है। बट इसके अलावा भी कई चीजों में आप डायरेक्शंस लेने के लिए या कई जिसमें आपको अलग सीआरपीसी में प्रोविजन नहीं दिख रहा है जिसके तहत आप हाईकोर्ट से राहत ले सके, उनमें एक ये अम्ब्रेला पावर आप कह सकते हैं कि जिसके तहत हाईकोर्ट, जिनमें कोर्ट में नहीं दिया हुआ, कोर्ट से बाहर जाके कोई आदेश आपको देके रिलीफ दे सकती है। जी विकास जी, सीआरपीसी की धारा 482 की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, क्यों उसे लाया गया? इसका दो पर्पज आप बोल सकती हैं। एक आप कह सकती हैं कि एक तरह से ये रेस्यूडरी पावर हो गई जी, कि आपने कोर्ट को एक बार ड्राफ्ट किया, बट ड्राफ्ट करते वक्त हो सकता है कि आप भविष्य की कई चीजों को, जो समस्याएं उत्पन्न हो सके, उनको आप शायद ध्यान न दे पाए हो कोर्ट को ड्राफ्टिंग के वक्त। तो एक आपने एक रेस्यूडरी पावर दे दी कि भाई अगर कहीं और कोर्ट में कोई रिलीफ नहीं बनती है आपके पास, तो आप इसमें 482 में एक इनहेरेंट पावर हमने कोर्ट को दे दी है कि कोर्ट उसमें निर्णय ले। एक ये चीज है।
उसी के साथ साथ जो इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम आजकल करते हैं वो होता है कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए। जी। अब दंड प्रक्रिया संहिता कानून को शुरू करने की प्रक्रिया तो है, बट कानून को अगर गलत तरीके से किसी ने चालू किया है उस प्रक्रिया को, उसको कैसे रोके? क्या हमें इंतजार करना पड़ेगा डिस्चार्ज वाले स्टेज पे? अगर हम क्रिमिनल केसेस की बात करें तो क्रिमिनल में आप एफआईआर करते हैं, एफआईआर के बाद जांच होती है। अब जांच के बाद पुलिस के पास विकल्प होता है कि या तो पुलिस क्लोजर लगा दे या तो पुलिस चार्जशीट करे ना। जब चार्जशीट करती है तब आपके पास विकल्प होता है कि आप एज एन एक्यूज उस वक्त डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और कोर्ट आपको देख सकती है सबूतों के बिना पे कि ये डिस्चार्ज लायक केस है कि नहीं। पर उस प्रक्रिया तक पहुंचने के लिए आपको पूरी जांच की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, आपको बेल लेनी पड़ेगी, आपको उस पूरी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है चार्जशीट होते होते कई साल लग जाए जी। उस सारी प्रोसेस को कैसे कट शॉर्ट करें? अगर आपको हैरास किया जा रहा है या कानून का दुरुपयोग किसी ने किया है जी, आप उसके लिए 482 का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। सीआरपीसी की धारा 482 क्या कहती है, इसका प्रावधान क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? विकास जी, आपने बहुत अच्छे से इसे समझाया, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि धारा 482 का किन हालातों में इस्तेमाल किया जाता है? 482 के लिए हम क्वेश्चन के लिए अभी पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, क्योंकि 482 का इस्तेमाल तो बहुत वृहद है, तो हम सारे उसके फैक्ट या सारे आयाम उसके नहीं कवर कर सकते। मैं एक उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि पहले उत्तर प्रदेश में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं था। तो जब एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं था तो अगर किसी के खिलाफ मुकदमा हो गया तो वो अमूमन 2 प्रक्रिया अपनाते थे। या तो वो हाई कोर्ट में रिट करके, और रिट में वो आदेश लेते थे जहाँ पे प्रोटेक्शन लेते थे। दूसरी प्रक्रिया जो ज्यादा इस्तेमाल होती थी वो होती थी 482 में हाई कोर्ट जाते थे और हाई कोर्ट से स्टे लेते थे अपने अरेस्ट के लिए, जो कि एंटीसिपेटरी के तरह आप मतलब प्रोटेक्शन आपको देता था। तो वो एक इस्तेमाल था। इसी तरह से और इस्तेमाल है 482 के, पर हम पर्टिकुलरली क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन के लिए ये है कि मान लीजिए कि किसी ने कानून का दुरुपयोग करके मेरे खिलाफ एक एफआईआर कर जी। अब जो वो एफआईआर कर देता है तो मैं उसको किसे बताऊं और कैसे ये कहूं कि ये एफआईआर नहीं दर्ज होनी चाहिए, गलत है जी। उसके लिए एक मुझे विंडो देता है 482 में हाई कोर्ट के पास जाने का, सीआरपीसी, जहाँ पे मैं हाई कोर्ट में जाके बता सकता हूँ कि ये कानून का दुरुपयोग है। या आप एफआईआर पढ़िए, एफआईआर को पढ़ के, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक भजन लाल का जजमेंट था, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 7 बिंदुओं में विस्तार में बताया है कि कब कब किन किन परिस्थितियों में 482 का इस्तेमाल किया जा सकता है। उनमें मैं अगर ब्रॉडली एक लेमैन लैंग्वेज में या एक जनरल उसमें सेंस में बोलूं तो जनरल सेंस में आप ये बोल सकते हैं कि आपको कोर्ट को ये दिखाना पड़ेगा कि जो एफआईआर की गई है, जो तथ्य बताए गए हैं कंप्लेनेंट के द्वारा, फरियादी के द्वारा, उन तथ्यों को अगर आप उसी तरह से, जिस तरह से उसने बताया है, आप उसी तरह से पढ़ लें जी, तो उस तरह से पढ़ने पे भी मेरे खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है, तो इसलिए क्वैश कर दिया जाए, ये एक कारण होता है। दूसरा कारण हो सकता है कि कई चीजों में आप कह सकते हैं, आजकल बहुत ज्यादा जिसका प्रचलन हो गया है कि लेन देन जो होते हैं, जो सिविल नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं, उसमें भी अगर मान लीजिए डिस्प्यूट हो गया मेरा पेमेंट को लेके जी, तो लोग बहुत टाइम उसको चीटिंग के उसमें भी कवर करने की कोशिश करते हैं कि मैंने पैसा नहीं दिया, ये एक सिविल ट्रांजैक्शन था, ये एक मेरा फेलियर था। बट आप अगर उसको यही कह दें ये मुझसे लूटना चाहते थे, इसलिए इन्होंने मुझसे एक्स सर्विसेज ले ली और फिर इन्होंने मुझे पेमेंट नहीं किया, वो क्रिमिनल एंगल हो जाता है जी। तो क्या वो सिर्फ सिविल है या क्या वो क्रिमिनल भी है? इसमें आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि सिविल नेचर का था। इसी तरह से कानून का अगर किसी ने दुरुपयोग किया या किसी ने कोई ऐसी एफआईआर की जो इम्प्रोबेबल स्टोरी है, या मान लीजिए कि मुझे किसी लेवल का प्रोटेक्शन मिला हुआ है और उसके बाद भी किसी ने एफआईआर कर दी, मुझे कानून में ही प्रोटेक्शन है कि मेरे खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता है फॉर XYZ रीजन, उसके बाद भी किसी ने एफआईआर कर दी,
तो पुलिस उसमें बाध्य है जांच करने के लिए। पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पुलिस या तो सारी जांच के बाद क्लोजर या चार्जशीट कर सकती है। उसके अलावा अगर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट पुलिस के पास आई है तो पुलिस को एफआईआर उसमें दर्ज करनी ही करनी पड़ेगी और जांच करनी पड़ेगी। उस स्थिति में बचाव के लिए मुझे 482 का एक विंडो मिलता है और मैं उसके तहत हाईकोर्ट जा सकता हूँ, रिलीफ मांग सकता हूँ। जी विकास जी अपने हाईकोर्ट अभी जाने की बात की है, तो इसी से जुड़ा सवाल, धारा 482 के तहत हाईकोर्ट की शक्तियां क्या होती हैं, आपसे जानना चाहेंगे। हाईकोर्ट इसमें किसी भी तरह के निर्देश दे सकती है, आदेश दे सकती है और जरूरत पड़े तो क्वेश्चन भी कर सकती है जी, तो ये सारा चीजें हाईकोर्ट के पास वृहद पावर है, हाँ। जिनमें हाईकोर्ट कोर्ट के बियॉन्ड जाके कर सकती है। और ये मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सिर्फ एक्यूज्ड के लिए है जी। कुछ केसेस में कंप्लेनेंट भी इनको इस्तेमाल कर सकता है। मान लीजिए किसी केस में जांच प्रक्रिया सही से नहीं चल रही है, जांच सही से नहीं हो रही है, उसमें मैं कंप्लेनेंट के तौर पे हाईकोर्ट जा सकता हूँ, हाईकोर्ट से निर्देश ले सकता हूँ 482 में। ट्रायल अगर स्पीडी ट्रायल मुझे चाहिए उसके लिए मैं निर्देश ले सकता हूँ। तो मेरे पास ऑप्शंस बहुत होते हैं और हाईकोर्ट के पास वृहद शक्तियां हैं। हाईकोर्ट निर्देशित कर सकती है, आदेश कर सकती है, क्वैश करने की जरूरत पड़े क्वैश कर सकती है। कई केसेस में क्लबिंग हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि एक ही तरह के केस, एक ही तरह की एफआईआर 4 दर्ज हो गई है 4 अलग अलग जगहों पे। एक ही कंप्लेनेंट है, उससे मान लीजिए मैंने 4 डिफरेंट ट्रांजेक्शन किए, सेपरेट ट्रांजेक्शन बट सिमिलर नेचर के। अब उसने मेरे खिलाफ 4 जगहों पे मुकदमे कर दिए। वहां पे भी मैं हाईकोर्ट के पास जा सकता हूँ 482 में और मैं हाईकोर्ट से बोल सकता हूँ ठीक है मुकदमा मेरे खिलाफ चले, बट ये चारों मुकदमों को आप क्लब कर दीजिए, एक साथ कर दीजिए जी। तो वहां पे भी हो सकता है। तो क्लबिंग हो गया, क्वैशिंग हो गया या कोई डायरेक्शन हो गया, हर तरह के निर्देश या आदेश हाईकोर्ट दे सकती है। विकास जी, घरेलू हिंसा के मामलों का धारा 482 से कैसे संबंध है? वक्ता जी 482 चूंकि दंड प्रक्रिया संहिता में दिया हुआ है जी, तो इससे कोई भी क्रिमिनल केस अगर चलेगा तो उसको फॉलो करने के लिए, चूंकि ये कानून में 2 तरह के कानून होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं हम, एक प्रोसीजरल लॉ होता है। तो सब्सटेंटिव लॉ जैसे आईपीसी हो गया, वो एक सब्सटेंटिव लॉ है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट सब्सटेंटिव लॉ है। जो अधिकार दे रहे होते हैं वो सब्सटेंटिव लॉ कहलाए जाते हैं। प्रक्रिया जो है वो सीआरपीसी में प्रोवाइड की गई है। तो क्रिमिनल केसेस कैसे चलेंगे, उनकी प्रक्रिया सीआरपीसी है। तो इसलिए 482 की जब हम बात करेंगे तो चाहे घरेलू हिंसा का ही मुकदमा क्यों ना हो, वो उसी पैमाने पे जांचा जाएगा, उसी पैमाने पे देखा जाएगा जिस पैमाने पे कोई और क्रिमिनल केस देखा जाता है 482 की एप्लीकेशन को एंटरटेन करते वक्त हाईकोर्ट के द्वारा। जी विकास जी, हाईकोर्ट कब आपराधिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है? जब आप 482 के तारतम्य में बात कर रही हैं तो हाईकोर्ट जब हम 482 में जाते हैं तो हाईकोर्ट उस वक्त उसको देखेगी, एग्जामिन करेगी हमारी पिटीशन को, और मुख्य चीज जो उस वक्त हाईकोर्ट देखती है वो होती है एफआईआर। एफआईआर को देख के उसको पढ़ा जाता है और उसमें आपको यही बताना होता है कि वो क्यों एफआईआर गलत है या क्यों उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने बहुत से जजमेंट में कह रखा है कि 482 की शक्तियों का इस्तेमाल क्वैशिंग के लिए आमतौर पे नहीं करना चाहिए। इनका इस्तेमाल तभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए जब ये दिखे कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है जी। तो जब एक्यूज्ड अपने साथ अन्याय हो रहा है ये चीज एफआईआर को देख के बता पाएगा, क्योंकि उस वक्त हम मांग रहे हैं कि एफआईआर पे जांच भी ना हो और बिना जांच के इसको खारिज कर दिया जाए। तो हमारी मांग एक बहुत बड़ी मांग होती है कि आप, एक शिकायत आई है हमारे खिलाफ, उस शिकायत पे आप जांच भी मत करिए, बिना जांच के उस शिकायत को खारिज कर दीजिए। तो हमें उस लेवल का सेटिस्फेक्शन कोर्ट को देना होता है, तथ्यों को दिखा के, जो एडमिटेड तथ्य होते हैं कि ये जांच योग्य शिकायत नहीं। जी विकास जी, कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ लोग फंसाने के चक्कर से भी झूठी एफआईआर कभी कभी कर देते हैं। कभी मामला सही होता है लेकिन फिर भी एफआईआर नहीं की जाती है। ऐसे में जब झूठी एफआईआर दर्ज हो तो धारा 482 के तहत राहत कैसे मिलती है? जब हम 482 पे देखिए, दो ही ऑप्शन होते हैं एज एन एक्यूज्ड, अगर आपका नाम एफआईआर में हो गया है। एक
या तो आप प्रक्रिया के साथ चलिए, जांच में हिस्सा लीजिए। आप उस वक्त अगर आपको लगता है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस बन रहा है, आपके अरेस्ट होने के चांसेस हैं, तो आप एंटीसिपेटरी बेल लीजिए और उसमें उम्मीद करिए कि शायद जांच में आपके खिलाफ, अगर आप झूठे नहीं हैं, आप गलत नहीं है, तो जांच में आपके खिलाफ कुछ निकलेगा नहीं और क्लोजर फाइल हो जाएगा। एक प्रक्रिया ये हो गई। दूसरी प्रक्रिया ये है कि अगर शिकायत इतनी गलत है कि आपको लगता है कि इस पे जांच भी नहीं होनी चाहिए, तब आप 482 की मदद ले सकते हैं। और 482 में आपको यही दिखाना पड़ेगा कि जो शिकायत की गई है वो शिकायत या तो पढ़ के ही समझ में आता है कि झूठी है, या तो उसका जो कंटेंट है वो कंटेंट में कोई अपराध नहीं बन रहा है। तो आप जब ये चीजें बता पाएंगे और आप ये कोर्ट को अगर दिखा पाएंगे तो मुमकिन है कि आपको उसमें स्टे मिले। और अगर स्टे मिल जाता है, एक बार स्टे ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, तो आगे की जांच नहीं होगी और फिर बाद में अदालत निर्णय करेगी कि इसमें जांच होना चाहिए कि खारिज होनी चाहिए एफआईआर। विकास जी, अगर गिरफ्तारी की बात करें तो धारा 482 गिरफ्तारी से कैसे बचाती है? वैसे तो गिरफ्तारी मतलब बेल देने का अधिकार कायदे से, चूंकि दंड प्रक्रिया संहिता में अलग से ही दिया हुआ है, एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल के लिए प्रोविजन है जी। तो बेल कायदे से कहा जाए तो इसमें 482 में आप बेल नहीं मांग सकते हैं, पर आप चूंकि स्टे ऑफ इन्वेस्टिगेशन मांग लेते हैं, स्टे ऑफ फर्दर प्रोसीडिंग्स मांग लेते हैं, और कोर्ट ने अगर एक बार एक एफआईआर है और कोर्ट ने अगर आपकी बातों पे मान के आगे कह दिया कि देयर वुड बी स्टे ऑफ फर्दर प्रोसीडिंग इस एफआईआर में, या आगे की इन्वेस्टिगेशन नहीं चलेगी, तो वो अपने आप में आपके लिए प्रोटेक्शन हो जाता है। क्योंकि जब आगे की जांच नहीं होनी है, आगे की कार्यवाही नहीं होनी है, उस पर रोक लग गई है, तो आपको अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता है जब तक वो प्रक्रिया रुकी हुई है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट तरीके से आपको रिलीफ मिलती है, अदरवाइज डायरेक्टली आप बोलिए तो बेल नहीं देती कोर्ट इसमें। जी विकास जी, किन दस्तावेजों को धारा 482 की शिकायत में साथ रखा जाता है? एफआईआर तो रखना बहुत ही जरूरी है, आपको एफआईआर या कंप्लेंट रखना पड़ेगा जी। उसके बाद आप जो भी एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अनडिस्प्यूटेड हो, क्योंकि आप इसमें ट्रायल नहीं चल रहा है। हाईकोर्ट में जब हम गए हैं तो ट्रायल हाईकोर्ट नहीं ले रही है, हाईकोर्ट ये देख रही है कि क्या इस जांच पे, इस शिकायत पे जांच होनी चाहिए कि नहीं, सिर्फ इतनी चीज कोर्ट देख रही है। तो इसलिए आप अपना डिफेंस वहां नहीं रख सकते, बट कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कंप्लेनेंट भी एडमिट कर रहा होता है, आप उस तरह के डॉक्यूमेंट्स जरूर रखें। और वो डॉक्यूमेंट जो ये बता रहे हो कि शिकायत का या तो नेचर अलग है, जैसा मैंने पहले कहा था कि सिविल नेचर की है जिसको क्रिमिनल नेचर बनाया गया है, तो या तो आप नेचर बता सके, या तो आप ये बता सके कि आफ्टर है, या आप ये बता सके कि ये बदले की भावना से की हुई एफआईआर है, क्योंकि बदले की भावना या आफ्टर थॉट ये आ जाता है अब्यूज ऑफ प्रोसेस पे। और आखिरी में ये कि इससे कोई केस ही नहीं बनता है, आपके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता, ऐसे कोई दस्तावेज जो ये बता सके। जी विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।